नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एज वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आरबीएससी 12th बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक मानव में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के जटिल कार्बनिक स्वरूप को सरल कार्बनिक स्वरूप में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन का कार्य पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न किया जाता है और मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र का पहला भाग आहार नाल कहलाता है, जबकि पाचन तंत्र का दूसरा भाग पाचन ग्रंथियां कहलाती है। आज के लेक्चर में हम आहार नाल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आहार नाल की संरचना को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो मुख से लेकर गुदा तक ये जो हमारे एक पेशीय नली समान संरचना हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, मनुष्य की जो आहार नाल है वो सुविकसित प्रकार की आहार नाल होती है। ठीक है, तो मनुष्य की आहार नाल के बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहला कि मनुष्य की आहार नाल सुविकसित आहार नाल होती है। सुविकसित का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं हम कि ये आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। ठीक है, इसके एक सिरे पर मुख पाया जाता है। इसका प्रारंभिक सिरा मुख कहलाता है, जबकि अंतिम सिरा क्या कहलाता है? गुदा कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक सिरा मुख कहलाता है और अंतिम सिरा क्या कहलाता है? आहार नाल का गुदा। ठीक है, ये प्रारंभिक है। प्रारंभिक सिरा मुख कहलाता है और अंतिम सिरा गुदा कहलाता है। ठीक, कुछ निम्न प्राणियों में क्या होता है? एक ही छिद्र, आहार नाल का एक ही छिद्र मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है और ऐसी आहार नाल को अपूर्ण या अविकसित आहार नाल कहते हैं। हमने कल देखा भी था कि हाइड्रा ऐसा प्राणी है जिसमें एक ही छिद्र के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को भी उसी छिद्र के द्वारा बाहर त्यागा जाता है, और ऐसी आहार नाल को हम कह रहे थे अपूर्ण या अविकसित आहार नाल। यहाँ पर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है, जिसका एक सिरा मुख कहलाता है जो प्रारंभिक सिरा है, और अंतिम सिरा यहाँ पर गुदा एनएस कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम आहार नाल के बारे में ये देख सकते हैं कि मनुष्य की जो आहार नाल है वो बहुत लंबी होती है, कुछ मीटर इसकी लंबाई होती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य की आहार नाल लगभग, अगर हम इसकी लंबाई देखें वयस्क मनुष्य में, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 4.5 से 4.5 से 4.5 से 5 मीटर होती है। ठीक है, तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 4.5 से 5 मीटर। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि सामान्यतः मृत्यु के पश्चात क्या होता है? आज जो आहार नाल की पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती और आहार नाल की लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात अगर हम देखें आहार नाल की लंबाई, तो ये लगभग 7 से 8 मीटर हो जाती है, अर्थात आहार नाल की लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। हमने पहले ही बात कर ली कि आहार नाल कुछ अलग चीज नहीं है, एक पेशीय अति कुंडलित नली समान संरचना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पेशीय कुंडलित नली समान संरचना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये नली का व्यास पूरी लंबाई में एक जैसा नहीं है, कहीं पर ये पतली होती है और कहीं पे ये चौड़ी हो जाती है। जैसे कि ये यहाँ पर देखो, ये पतली है और आमा से माँ के चौड़ी हो रही, फिर पतली हो रही, फिर चौड़ी हो रही है ना। तो ये कुल मिला के बात ये, आहार नाल का व्यास एक समान नहीं होता। ठीक है, अब हम इसके बारे में और बात करें तो आहार नाल की अगर हम लंबाई देखें शाकाहारी प्राणियों और मांसाहारी प्राणियों में, तो शाकाहारी प्राणियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शाकाहारी प्राणियों में ये मांसाहारियों की तुलना में क्या होती? अधिक लंबी होती है। शाकाहारी प्राणियों में जो आहार नाल की लंबाई होती है, ठीक है, शाकाहारी प्राणियों में आहार नाल की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। लंबी आहार नाल पाई जाती है। ऐसा इसलिए देखा जाता है
क्यों आहार नाल में क्या होता है, इससे होकर भोजन गुजरता है और धीरे धीरे इसके विभिन्न भागों में भोजन को पचाया जाता है और अवशोषित किया जाता है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो जो प्लांट्स का प्रोटीन वगैरह होता है उसको पचाने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा उनको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। जो प्लांट्स का प्रोटीन होता है उसको पचाना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, शाकाहारी प्राणी अपनी आहार नाल की लंबाई को बढ़ा देते हैं, ठीक। जबकि मांसाहारी प्राणियों में जो एनिमल प्रोटीन होता है उसको पचाना ईजी होता है, ठीक है। इसीलिए उनमें आहार नाल की लंबाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें यही चीज़ याद रखनी है कि शाकाहारी प्राणियों में अपेक्षाकृत अधिक लंबी आहार नाल पाई जाती है। तुमसे कंपैरिजन करवाया जाए, जैसे एक गाय है और एक लोयन है, तो किसकी आहार नाल अधिक लंबी होगी, गाय की, ठीक है, क्योंकि गाय शाकाहारी प्राणी है जबकि लोयन मांसाहारी प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि आहार नाल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आहार नाल को लगभग 8 भागों में बांट सकते हैं हम इसको प्रारंभ करेंगे मुख से लेकर और इसका जो अंतिम सिरा होगा वो होगी गुदा, ठीक है। इधर जो डायग्राम है वहीं पे से हम समझेंगे कि आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं। तो हम बात करें आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग मुख कहलाता है, मुख, माउथ, ठीक है। और मुख ये जो ऊपरी ओठ और निचले ओठ, 2 ओठों से मिलकर बना होता है, ठीक है। मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। मुख कहाँ पर खुलता है, मुख गुहा में। ये खोखली गुहा जिसको हम बोलते हैं मुख गुहा। तो आहार नाल का दूसरा भाग कहलाता है मुख गुहा, बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है। आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख, आहार नाल का दूसरा भाग मुख गुहा और आहार नाल का तीसरा भाग ये मुख गुहा आगे की ओर नासा मार्ग, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये नाक से जा रहा है, नाक की नली नासा मार्ग है ना, श्वसन तंत्र का भाग है नासा मार्ग। और जो मुख गुहा है एक कॉमन नली के रूप में आगे की तरफ खुलते हैं और इस कॉमन नली को हम कहते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। तो आहार नाल का तीसरा भाग ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है। ये ग्रसनी या फेरिंग्स आगे की तरफ एक लंबी नली समान संरचना में खुलती है। ये लंबी नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसको कहते हैं हम ग्रसिका, ग्रसिका या ग्रास नली। तो ग्रसनी किस में खुलती है, ग्रसिका या ग्रास नली में, ग्रास नली। ईसोफेगस, ठीक है, ये आहार नाल का 4th भाग है, चौथा भाग, ठीक है। आहार नाल का 5वां भाग सबसे चौड़ा भाग होता है आहार नाल का और अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखाई देता है और ये है स्टमक या आमाशय, आमाशय या स्टमक, ठीक है। ये जो ग्रसिका है, ये ग्रसिका भोजन को आमाशय तक लेकर आती है। ये हमारी जो हमारी देह गुहा है, देह गुहा का ऊपरी भाग तो कहलाता है वक्ष गुहा और निचली भाग कहलाता है उदर गुहा। तो वक्ष गुहा से, गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा से होती हुई ये कहाँ पर आती है, डायाफ्राम को भेजती हुई उदर गुहा में। और उदर गुहा में हमारा पाचन तंत्र का आमाशय, आंत्र वगैरह सब उदर गुहा में होता है नीचे, ठीक है, फेफड़ों के जस्ट नीचे होते हैं ये सब। तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती, ठीक है, गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा से फेफड़ों के पीछे से होती हुई आती है और ये कहाँ तक लेकर आती है भोजन को, आमाशय तक। आमाशय आगे की ओर छोटे आंत्र में खुलता है। अब छोटे आंत्र की बात करें तो छोटे आंत्र के 3 भाग होते हैं। छोटे आंत्र का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है। छोटे आंत्र का जो सबसे प्रारंभिक भाग है अंग्रेजी के सी अक्षर के समान दिखाई देता है, कुछ बुक्स इसको यू अक्षर के समान भी मानती है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के जो सी अक्षर के समान या यू अक्षर के समान दिखाई दे रहा है छोटे आंत्र का प्रारंभिक भाग, ये है ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम या ग्रहणी, ठीक है। छोटे आंत का ये प्रारंभिक भाग छोटे आंत के दूसरे भाग में खुलता है जो कहलाता है अग्रसुदांत्र,
अग्रसुदात्र या फिर जेजुनम, ठीक है। और छोटे आंत का अंतिम भाग जो फाइनली बड़ी आंत में खुलता है वो कहलाता है, ये सबसे अंतिम भाग, छोटे आंत का जो अंतिम भाग है जो बड़े आंत के प्रारंभिक भाग में खुल रहा है, ये छोटे आंत का अंतिम भाग कहलाता है शुदात्र, शुदात्र, या हम कह सकते हैं इसको इलियम, ठीक है। और ये तीनों भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? छोटे आंत्र का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। छोटी आंत्र, तो हमने देखा कि छोटे आंत्र 3 भागों से मिलकर बनी हुई, ठीक है। ग्रहणी, अग्रसुदात्र और सुदात्र, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। छोटे आंत्र का अंतिम भाग इलियम बड़ी आंत्र के प्रारंभिक भाग में खुलता है, और इस बड़ी आंत्र के प्रारंभिक भाग को हम कहते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रारंभिक भाग है बड़े आंत्र का, और इसका नाम है उंडुक, उंडुक, या फिर इसका अंग्रेजी में नेम है सीकम। इसको एज इट इज हिंदी में भी यूज किया जाता है, सीकम। तो बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग उंडुक या सीकम, और बड़ी आंत्र का ये जो छोटा सा भाग है ये कहलाता है उंडुक या सीकम। और बड़ी आंत्र का दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है ये है हमारे पास में, ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और ये यहाँ पर इस तरह जाकर और वापस नीचे जा रहा है ना, तो ये वाला भाग, यहाँ तक का भाग ये कहला रहा है वृद्धांत्र, वृद्धांत्र या कोलन। और बड़ी आंत्र का अंतिम भाग, ये वाला भाग, ये जो दिख रहा है आपको, ये अंतिम भाग है। ये पहला भाग, ये दूसरा वृद्धांत्र, और अंतिम भाग जो कहलाता है मलाशय या रेक्टम, ठीक है। अब हम बात करें मलाशय या रेक्टम की, तो ये वो भाग है बड़ी आंत्र का जहाँ पर हमारा अपचित अपशिष्ट पदार्थ आकर लास्ट में फाइनली पड़ा रहता है। जब मल त्याग होता है उससे पहले कुछ समय के लिए इसको कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है अपशिष्ट पदार्थ को? मलाशय या रेक्टम में। और बाद में जो अंतिम सिरा है मलाशय या रेक्टम का अंतिम सिरा, ये कहलाता है गुदा या एनस। और इसको हम मान सकते हैं हमारी आहार नाल का सबसे अंतिम भाग। ये जो हमारे 3 भाग बड़ी आंत्र के, उंडुक, मलाशय और उसके अलावा वृद्धांत्र, ये तीनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? बड़ी आंत्र का, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का निर्माण करते। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो आहार नाल है वो मुख से प्रारंभ होकर और गुदा तक फैली हुई है ना। इसका प्रारंभिक भाग मुख, दूसरा भाग मुखगुआ, और मुखगुआ अंत में जाके ग्रसनी में खुलती है, और उसके बाद में ग्रसनी ग्रसिका या ग्रासनली में खुलती है, और ग्रसिका या ग्रासनली इसके 5वें भाग आमाशय में खुलती है, जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। और यहीं पर जठरीय रस का स्त्रावण किया जाता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से पाचन में सहायक होता है ये आमाशय, है ना। उसके बाद में हमने देखा कि आमाशय जो किस में खुलता है? छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र के प्रारंभिक भाग का नाम ग्रहणी है, जो अंग्रेजी के सी या यू अक्षर के समान हमको दिखाई देता है। उसके बाद में अग्र सुदात्र और उसके बाद में सुदात्र। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी छोटी आंत्र के 3 भाग है। छोटी आंत्र फाइनली किस में खुलती है? बड़ी आंत्र के प्रारंभिक भाग में, ये वाला दिख रहा है ना, इसको सीकम या उंडुक कहते हैं। दूसरा भाग जो बड़ी आंत्र का सबसे बड़ा भाग है वो है वृद्धांत्र, और बड़ी आंत्र का सबसे अंतिम भाग है जो है मलाशय या रेक्टम, ठीक है। तो कुल मिला के बात है छोटी आंत्र के भी 3 भाग है और बड़ी आंत्र के भी 3 भाग है। तो मैं इनको सीक्वेंसली लर्न करना है, ठीक है। और हमारे आहार नाल का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? गुदा या एनस, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो हमारी आहार नाल जो है उसका जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत्र होता है।
छोटी आंत्र लंबाई में बड़ी आंत्र से बड़ी होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? छोटी आंत्र की लंबाई बड़ी आंत्र से अधिक होती है। फिर इसको छोटी आंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास होता है ना, व्यास, वो व्यास बड़ी आंत्र से कम होता है, इसलिए इसको छोटी आंत्र कहते हैं। अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो छोटी आंत्र आहारनाल का ये सबसे लंबा भाग है। ठीक है, ये बड़ी आंत्र से तो बड़ी होती है, उसके अलावा हम यहाँ पर बात ये भी कर सकते हैं कि आहारनाल का सबसे लंबा भाग भी क्या होता है? छोटी आंत्र ही होती है। ठीक है, तो ये आहारनाल की बेसिक संरचना थी और हम एक एक को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले मुख और मुखगुहा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ईसोफेगस, ग्रसनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। अभी आहारनाल में हमको एक तिकोना इस तरह की स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली एक पाचन ग्रंथि है, यकृत। ये 2 पिंडों से बनी होती है। ठीक है, ये वाला राइट जो दायां पिंड है और ये वाला बायां पिंड। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, एक पिंड इसका छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दोनों पिंडों से यकृत वाहिनियां निकलती है। ठीक है, दाईं यकृत पित्त वाहिनी और इधर वाले से बाएं, और ये दोनों जो यकृत पित्त वाहिनियां हैं, ये दोनों फाइनली क्या हो जाती है? मिल जाती है और एक संयुक्त पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। और ये संयुक्त पित्त वाहिनी नीचे की ओर आकर, ठीक है, ये किस में खुलती है? अग्नाशय नली के साथ मिलकर जो हमारी छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है ग्रहणी, उसमें खुलती है। यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का, और उन पित्त को कौन लेकर आता है? पित्त वाहिनियां। ठीक है, और ये किस में आकर खुलती है? छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ग्रहणी में। ये खुलने से पहले अग्नाशय की नली के साथ मिलती है और अग्नाशय पित्त वाहिनी का निर्माण कर लेती है। ये जो नली है वो है अग्नाशय पित्त वाहिनी। ठीक है, ये प्रारंभिक भाग ग्रहणी में आकर खुल जाती है। अग्नाशय भी एक पाचन ग्रंथि है, हमने बात की थी पिछले टर्न पे। हमारे पास पाचन ग्रंथियों के रूप में लार ग्रंथियां भी होती है जो मुख गुहा में पाई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये आहारनाल की, हमारी जो आहारनाल की संरचना है, और ये आहारनाल की संरचना का डायग्राम में जो इम्पोर्टेंट है, इस सिक्वेंसली हमको नेम तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक लेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टर्न से हम एक एक टॉपिक को आगे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।